ओके, तो ब्रेस्ट रहेगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही ब्रेस्ट आएगा, जिसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। डेवलपमेंट के डिफरेंट डिफरेंट फेसेस हैं, बट जो आप मैमरी ग्लैंड या मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हो, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स इज मैमरी ग्लैंड। ओके, तभी तो आप मैमल्स बोल रहे हो। उसके डेवलपमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द मिल्क इजेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क। ओके, वो फॉर्मेशन, वो जो डेवलपमेंट है, वो बिफोर, मतलब उसका फाइनल स्टेज विदाउट फर्टिलाइजेशन या विदाउट डिलीवरी वो नहीं हो सकता है। तो उस मैकेनिज्म को, उस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझना होगा। ओके बेटा, तो ब्रेस्ट इज रिलेटेड टू मैमरी ग्लैंड। ओके, यहाँ पे मेन अगर एक स्ट्रक्चर की बात करें कि क्या यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो अलोंग विद, चलो हम पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक इमेज देखते हैं। अलोंग विद, आपकी एनसीईआरटी में भी इमेज होगा, ये वाला इमेज होगा, लेफ्ट वाला। अलोंग विद आपको पता है कि यहाँ पे अब कुछ स्ट्रक्चर्स आपको जाने पहचाने लग रहे होंगे। रिब्स, मसल्स बिटवीन रिब्स, कौन सी मसल्स होती हैं बताना जरा। ये इस तरीके से पैचेस क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये कट्स को शो कर रहा है। रिब्स कैसे थी? ऐसे थी रिब केस, इस तरीके से। नंबर ऑफ बोन्स इन रिब्स, बताओ तो जरा, क्वेश्चंस बताओ कुछ। नंबर ऑफ बोन्स इन रिब्स, रिब केस कर लेते हैं, चलो पूरा। एंड सेकंड क्वेश्चन, अभी दो या क्लास के बाद भी दे सकते हो। ट्रू रिब्स बोन नंबर एंड कौन कौन सी है। एंड थर्ड फॉल्स। एंड फोर्थ, केज बनाने के लिए फ्रंट साइड में किस बोन से अटैच्ड होंगे? फ्रंट साइड अटैच्ड टू विच बोन। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, बैक साइड या डॉर्सली attached to which part? ओके, इन सबको रिकॉल करो, और आंसर आ रहा है तो टू गुड, नहीं आ रहा है तो इस पोर्शन को रिवाइज करना। अभी देखते हैं हम कि यहाँ पे हम जो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, यहाँ पे हम जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, जो इमेज दिया हुआ है, उसकी लेवलिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। तो रिब्स दिख रहे हैं, मसल्स बिटवीन रिब्स दिख रहे हैं, एंड देन एक मेजर मसल्स, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स में पढ़ाया हुआ है आपको, उसका कट यहाँ वो दिख रहा है इस सेक्शन में। उसके बाद आपको जो सेक्शन और जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज द डिपोजिशन ऑफ फैट और एडिपोज टिश्यू। उसके बाद मेमोरी ग्लैंड से या मिल्क से रिलेटेड एरिया पूरा स्टार्ट होता है। मेमोरी लोब, मेमोरी एल्वेलस, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, और जो बाहर की तरफ डार्क पिगमेंटेड एरिया होता है उसको एरियोला बोलते हैं। तो ये तो हम बताते हैं कैसे कैसे सीक्वेंस होता है। आपको ये स्ट्रक्चर समझने में सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि ये ब्रेस्ट वाले पोर्शन में आप रिब्स को पहचानने में, लेबलिंग करने में गलती मत करो। और दूसरा, जो साइज ऑफ ब्रेस्ट होता है, जो साइज ऑफ ब्रेस्ट होता है, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द, उसको इस तरीके से नहीं लेना है कि जिसका ब्रेस्ट साइज ज्यादा होगा वो मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा कर सकता है। ब्रेस्ट का साइज इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द डिपोजिशन ऑफ फैट। ठीक है, फैट कितना है, कंसेंट्रेशन ऑफ फैट कितना है पर्टिकुलर फीमेल में, उस पर डिपेंडेंट होता है उसके ब्रेस्ट का साइज। इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ mammary gland, or you can't say कि breast size should be larger for the production of higher milk. ओके बेटा, ठीक है, तो लेबल याद रखना। सीक्वेंस और थ्योरी पे चलते हैं, देखते हैं वन बाय वन। ओके, वर्टिकल कॉलम इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, सेंड करना, मैं एक साथ आंसर देखकर। The mammary glands are paired structure
ब्रेस्ट दैट कंटेन, लेफ्ट एंड राइट ब्रेस्ट होता है, दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंड्स होगी, और ऑब्वियसली ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ये मैमरी सिक्रीशन कर रही है, ठीक है, मैमल्स का मिल्क का सिक्रीशन कर रही हैं, तो इनको क्या हम लेंगे एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, ग्लैंडुलर टिश्यू है, मतलब जो सिक्रीशन में रोल प्ले करेंगे, और जो साइज को डिफाइन कर रहे हैं दैट इज द अमाउंट ऑफ फैट। वेरिएशन कहाँ है, यहाँ पे ग्लैंडुलर टिश्यू इज ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है, इक्विवेलेंट है सब में। The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes. अब ये एक तरीके से आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस, जस्ट लाइक कि जहाँ पे आपने हर जगह देखा हुआ है सीक्वेंस, चाहे वो आप लंग्स के अंदर देखो, चाहे आप किडनी के अंदर देखो, चाहे आप हिपैटिक लोब्यूल के अंदर, लिवर के अंदर देखो, पैंक्रियास के अंदर, हर जगह देखा है आपने कि सिक्रीशन कहीं हो रहा है, क्या क्या स्ट्रक्चर है, या अभी आपने मेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी डक्ट्स देखा है, तो सभी में एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है, एक के बाद एक सिक्रीशन हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है, देन वो पूरे डक्टर सिस्टम को फॉलो करके और फाइनली रिलीज हो रहा है। तो फाइनली जो रिलीज होने का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है दैट इज, कॉमन लैंग्वेज में भी उसको निपल बोला जाता है, निपल से रिलीज होता है मिल्क। तो उसी मिल्क के सिक्रीशन की पोजीशन, अगर सिक्रीशन का ओपनिंग, कई सारे वहां पे पोर्स होते हैं, तो अगर हम समझे कि ओपनिंग सारी एक जगह से हो रही है और सिंथेसिस पूरे ब्रेस्ट में मेमोरी लोब्स में हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट, तो ऑब्वियसली कई सारे मेमोरी लोब्स का कलेक्शन होते हुए और एक डक्टर सिस्टम का फॉर्मेशन वहां पे हो रहा होगा। इज इट क्लियर, समझ में आया? तो उसी के सीक्वेंस को देखो, द ग्लैंडुलर टिश्यू, पहले क्या लिखा है इसमें कि मेमोरी ग्लैंड को, ब्रेस्ट स्ट्रक्चर को डिवाइड कर दिया गया ब्रॉडली कि ग्लैंडुलर टिश्यू है, होने को यहाँ पे लिम्फोइड टिश्यू भी होंगे, लिम्फ्स पढ़ाते वक्त भी मैंने यहाँ लिम्फ नोड्स दिखाया है आपको आर्म्स के पास, तो ऊपर के पोर्शन में लिम्फोइड टिश्यू भी होंगे, ठीक है, जिसमें इन्फ्लेमेशन और गठान वगैरह बनने के बाद आगे जाके वो फिर कैंसर का भी फॉर्मेशन कर देता है। तो मीन्स आपको सीक्वेंस समझना है पहले तो यहाँ पे। तो ग्लैंडुलर टिश्यू हो गया और अमाउंट ऑफ फैट को यहाँ पे डिवाइड कर दिया दो मेन पोर्शन में। देन अगेन ग्लैंडुलर टिश्यू को डिवाइड कर रहा है कि इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स कंटेनिंग क्लस्टर, ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर जा रहे हैं, उसमें क्या है, पहली चीज 15 to 20 मेमोरी लोब्स है, contains cluster of cells called alveoli। alveoli वर्ड कहाँ पे आया हुआ है पहले बेटा? alveoli cluster of cell, ओके, मतलब मेन जैसे alveoli वर्ड आपने लंग्स में सुना है, करेक्ट, और एसिनाई, एसिनाई वर्ड कहाँ सुना है, एसिनाई, एसिनर सेल्स, एसिनाई, पैंक्रियास, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो उसी तरीके से आप समझ लो कि उसकी फंक्शनल सेल्स थी वहां पे, वो सिक्रीशन करती थी और आगे जाके कलेक्ट होके पैंक्रियाटिक डक्ट वगैरह पूरा वहां बन रहा है एसिनाई से। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, एल्वोलाई सेल्स हैं, और इन एल्वोलाई को आपको कंफ्यूज नहीं होना है लंग्स के साथ। ये एल्वोलाई सिक्रीशन करेंगे और लंग्स की एल्वोलाई क्या कर रही थी, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही थी, ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कर रही थी। द सेल्स ऑफ एल्वोलाई सिक्रीट मिल्क, तो इट मीन्स कि फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कहाँ हो रहा है, मेमोरी लोब के अंदर, मेमोरी लोब के अंदर कहाँ होगा, एल्वोलाई में, क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं जिनको आप एल्वोलाई कह रहे हो, वहां पे फॉर्मेशन ऑफ मिल्क हो रहा है। इतनी बात क्लियर? विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज, जिसको आप ल्यूमेन कैविटी कह लो, कैविटी कहीं पे भी आती है ल्यूमेन कहते हैं, तो एल्वोलाई कैविटी कह सकते हैं हम, सारी सेल्स की जो कैविटी आ रही है दैट इज द एल्वोलाई कैविटी। द एल्वोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, तो अब आपको सीक्वेंस में नेक्स्ट क्या मिलेगा, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, एल्वोलाई सेल से थर्ड आ जाए एल्वोलाई कैविटी एंड फोर्थ आ जाए मेमोरी ट्यूब्यूल्स। हर एक लोब में कई सारी tubules होंगे, clear, the tubules of each lobe join to form a mammary duct,
फिर क्या बना आपका स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूल्स के फॉर्मेशन से क्या बना, मेमोरी डक्ट, सेवरल मेमोरी डक्ट, अब कई सारी मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला। एम्पुला भी आपने एम्पुला कहाँ पे सुना है, कई बार आ चुका है एम्पुला भी, जैसे ब्रॉडर रीजन हो, अभी ओवी डक्ट में भी एम्पुला आया था, तो एम्पुलरी रीजन वहां पे आपने देखा कि ब्रॉडर रीजन, उसी तरीके से मेमोरी एम्पुला क्या हो गया, एक डक्ट डक्ट आ रही है लेकिन डक्ट का थोड़ा सा इनलार्जमेंट। ओके, तो सेवरल मेमोरी डक्ट, इस तरीके से कई सारी मेमोरी डक्ट आ गई और एक कैविटी बना रही। ओके बेटा, क्लियर है, तो क्या स्ट्रक्चर बन गया आपका, वाइडर मेमोरी एम्पुला। तो 6 आप कर लो, इसका पूरा फ्लो चार्ट दे देंगे अभी हम। मेमोरी एम्पुला में आ गया, जो मिल्क सिक्रीट हुआ, कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, एल्वेलाई से, क्लियर, विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट। अब किससे कनेक्ट हो गया वो, लैक्टिफेरस डक्ट से। लैक्टिफेरस डक्ट की ही थ्रू निपल पे कई सारे ओपनिंग्स हैं, जिसके अलग अलग लैक्टिफेरस डक्ट की ओपनिंग है वहां पे, और उसके थ्रू कोई जब कोई बेबी सक करेगा तो हार्मोनल एक्शन होते हैं और उसके ऑक्सीटोसिन के प्रेजेंस में मिल्क का इजेक्शन होता है उस पूरी प्रोसेस से। तो सबसे पहले तो सीक्वेंस की बात की तो सीक्वेंस को देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ए लोब, कौन सी लोब है ये, मेमोरी लोब। कितने हैं, अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 प्रेजेंट है। दैट्स वाई साइज ऑफ ब्रेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द फैट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, नॉट द मेमोरी लोब, मेमोरी लोब पे डिपेंडेंट नहीं है। मेमोरी लोब में क्या प्रेजेंट है, मिनी एल्वेलाई और एसिनाई प्रेजेंट है। मिनी एल्वेलाई जो सिक्रीट करेंगी वो चीज कहाँ पे आ जाएगी, एक एल्वेलाई ल्यूमेन में आ जाएगी। एक मिनट, ठीक हो गया। फिफ्टीन टू 20 अपन लोब की बात कर रहे हैं। लोब के अंदर क्या नंबर ऑफ एल्वेलाई प्रेजेंट है। एल्वेलाई से जो सिक्रेशन होगा वो एल्वेलाई के ल्यूमेन में आएगा। ऑब्वियसली सभी सेल्स, जैसे जैसे सपोज ये क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं, ये सिक्रीट कर रही है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस इज इन एल्वेलाई का ये एल्वेलाई ल्यूमेन हो गया। ओके बेटा, वहां से कहाँ आ रहे हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। क्लियर, कई सारी एल्वेलाई मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन हो रही है, कई सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स मेमोरी डक्ट को बना रही है, कई सारी मेमोरी डक्ट एक मेमोरी एम्पुला में, वाइडर एम्पुला हो गया, वाइडर रीजन वहां पे ओपन होगी। एंड देन कई सारी एम्पुलरी रीजन, कई सारी नहीं होगा, वन मेमोरी एम्पुला, एक लैक्टिफेरस, इसलिए कई सारी लैक्टिफेरस, मिनी लैक्टिफेरस डक्ट। देखो आप यहाँ पे देखो, ध्यान से मार्क कर रही हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके से आपको कई सारी लैक्टिफेरस डक्ट दिख रही है, ठीक है। वो डक्ट कहाँ पे ओपन हो रही है, निपल के थ्रू, फिर बाहर ओपनिंग होगी, तो कई छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो मेनी लैक्टिफेरस डक्ट। कंप्लीट कर लेना इसको। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। इमेज में देखते हैं आप, पहले क्या बात कर रहे हैं, मेमोरी लोब। मैं मार्किंग करती हूँ, दिस इज मेमोरी लोब। बात कर ले अगर इनकी, ये एक लोब हो गया, लोब के अंदर क्या है, बहुत सारे एल्वोलस प्रेजेंट है, एल्वोलाई प्रेजेंट है, क्लियर। इन सभी क्लस्टर में, अब ये सेल तो दिख नहीं रही है बेटा, आपको समझ में आ रहा है, इतनी इतनी बड़ी साइज तो सेल की होती नहीं है, तो इन एल्वोलस के अंदर क्या है, एल्वोलाई सेल है। एल्वोलाई सेल में मिल्क का फॉर्मेशन हो रहा है, मिल्क फॉर्मेशन से एल्वोलाई, एल्वोलर, मतलब एल्वोलर ल्यूमेन बोल लो तुम, एक कैविटी में आ रहा है, उसके अंदर ही इस क्लस्टर के, एंड देन इट ट्रांसफर टू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स से ये फिर आएंगे मेमोरी डक्ट में, या ट्यूब्यूल्स को लेबल नहीं किया तो फिर आ गया मेमोरी डक्ट में। एंड देन मेमोरी डक्ट एक वाइडर पोर्शन में ओपन हो रहा है, ये वाइडर दिख रहा है आपको, ये वाइडर दिख रहा है, ये क्या हो गया, एम्पुला। एंड एम्पुला के बाद कई सारे, एक एम्पुला, एक लैक्टिफेरस डक्ट, जस्ट आप ऐसे समझो कि इस तरीके का स्ट्रक्चर, और ये आगे, तो ये एम्पुला था, ये लैक्टिफेरस डक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एम्पुला कई सारे मेमोरी डक्ट को ओपन कर रहा है, तो मेमोरी डक्ट ऐसे आ रही है, समझ में आया। मेमोरी डक्ट में कई सारे ट्यूब्यूल्स आ रही होंगे, इस तरीके से ब्रांचिंग पैटर्न चल रहा है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स में क्या आ रहे होंगे, एसिनाई आ रहे,
इज इट क्लियर? और ये पूरा ही क्या है, एक लोब के अंदर स्ट्रक्चर है, ये पूरा एक लोब हो जाएगा, एक लोब। तो इस एक लोब के जैसे कितने हैं, 15 to 20 लोब्स हैं, जिसके अंदर एल्वेलाई, ट्यूब्यूल्स, डक्ट, एम्पुला एंड लैक्टिफेरस डक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, यस और नो, क्लियर हुआ? ओके, अब ये लिम्फ नोड्स याद रखना, लिम्फ नोड इधर भी हैं, इधर भी हैं। लिम्फ नोड्स क्या काम करते हैं, बताने की नीड है क्या? लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट लिम्फ नोड्स, एंड दिस इज एरियोला, डायरेक्ट पूछा जाता है। पिगमेंटेड पोर्शन, इंटरनल पोर्शन में नहीं होता है एरियोला, एरियोला इज एक्सटर्नल पिगमेंटेड पोर्शन। दोनों साइड से इमेज देखो, फीमेल ब्रेस्ट में पिगमेंटेशन होता है, एंड पिगमेंटेशन भी कई सारी चीजों का इंडिकेटिव होता है एक तरीके से, कि पिगमेंट का कलर कैसा है, तो एरियोला बोलते हैं उसको। ओके, एंड जो ओपनिंग जो लैक्टिफेरस, अब देखो इस इमेज में आपको क्लियर दिख रहा है, ये सब क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट। ओके, लोब्यूल्स, डक्ट, लोब, फैटी टिश्यू, येलो वाला पोर्शन पूरा फैटी टिश्यू है। तो जो साइज ऑफ द ब्रेस्ट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द डिपोजिशन ऑफ फैटी टिश्यू। चेस्ट वॉल तो समझ में आ रहा है, मसल्स होंगी, रिब्स होंगी वहां पे। ओके, इंटरकोस्टल मसल्स होंगी, करेक्ट है। ठीक है, और इमेजेस देख लो, स्ट्रक्चर समझना है आपको कि इस तरीके से कुछ बल्क में सिंथेसिस हो रहा है, उसको ट्रैवल कराने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए बाकी सारे सिस्टम है, एंड फाइनली वो डक्ट के थ्रू रिलीज हो रहा है बाहर। और ये ऐसा लाइफ टाइम वाला इवेंट नहीं होता है, दैट इवेंट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी फिनोमेना, और फिर एक टाइम तक ही ये इवेंट होता है और उसके बाद ये स्टॉप हो जाता है। ओके, क्लियर है? पेक्टोरल मसल्स पूछी जाती है बेटा, ध्यान रखना ये भी। ठीक है, अब एक कंपैरेटिव देख लेते हैं मेल और फीमेल ब्रेस्ट का। अब ऑब्वियसली ये जो लोब्यूल्स वाला पोर्शन था, जो मिल्क सिक्रीशन वाला पोर्शन था, वो मेल में नहीं होता है, लेकिन सम केसेस में मेल के ब्रेस्ट का साइज फीमेल ब्रेस्ट की तरह शो होता है। वो क्यों होता है? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फैट। उसका भी रीजन यही है, उसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज का एक्स्ट्रा डेवलपमेंट, फैटी टिश्यूज का और ग्लैंडुलर टिश्यू का डेवलपमेंट हो जाता है, बट देयर इज नथिंग लाइक अ सिक्रेशन ऑफ मिल्क। ओके, कुछ और डिजीजेस होती हैं जिसमें लिक्विड का सिक्रेशन रिपोर्टेड होता है, बट मिल्क सिक्रेशन नहीं रिपोर्टेड होता है। ओके बेटा, तो मेल ब्रेस्ट में अब आपको सिंपल सा वो लोब्यूल्स वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, क्लैविकल बोन्स है, याद आएगा आपको। यहाँ पे रिब वाली लेयर दिख रही है, मस्कुलर लेयर दिख रही है, एंड देन आपका इंटरनल पोर्शन में क्या दिख रहा है, एडिपोज टिश्यू, फैटी टिश्यूज दिख रहे हैं। ठीक है, निप्पल होगा, एक्स्ट्रा मतलब ओपनिंग होगी, एरोला होगा, पिगमेंटेशन होगा, एक्सटर्नल पिगमेंटेशन होगा, बट देयर इज नथिंग लाइक अ लोबर मेमोरी लोबर सिस्टम। ओके, ये याद रखना नाम, गायनेकोमेस्टिया। फॉल्स ब्रेस्ट भी बोलते हैं इसको, फीमेल ब्रेस्ट की तरह अपियरेंस होता है। ठीक है, दिस कैन कॉज फीमेल अपियरिंग ब्रेस्ट। टिश्यू इनसाइड द ब्रेस्ट ग्लैंड्स ग्रो, क्योंकि वी बोथ आर द मैमल्स ना, ह्यूमन है तो मैमल्स है, मैमल्स है तो दोनों ही है, मेल और फीमेल हो, लेकिन वहां पे सिक्रेशन नहीं। ओके, क्लियर है? चलो, ठीक है, इमेज अलग अलग है, लेवल आपको ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी के टाइम में एल्वेलाई इनलार्ज होगी, क्योंकि अब ये फंक्शनल चेंज हो रही है, फंक्शनल चेंज होगी, एंड आफ्टर डिलीवरी ही लैक्टेशन होता है, आफ्टर डिलीवरी ही मिल्क का फॉर्मेशन होता है। ड्यूरिंग लैक्टेशन एल्वेलाई डायलेट। ओके, ग्लैंड रिग्रेसेस आफ्टर स्टॉपिंग ब्रेस्ट फीडिंग। देखते हैं इसका एक हार्मोनल मैकेनिज्म भी देखते हैं और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट।
Mammary glands produce a nutritive fluid milk for the nourishment of young ones, और एड वगैरह में सुने होंगे उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। इनिशियली जो मिल्क आता है येलोइश रहता है, और एड में आपने सुना होगा कि आफ्टर बर्थ जो मदर मिल्क होता है दैट इज वो न्यूट्रिशियस, वो जरूर देना चाहिए बेबी को। मिल्क प्रोटेक्ट द यंग वंस फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शन अप टू सम मंथ्स आफ्टर बर्थ। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा एंटीबॉडीज होता है। The mammary gland of the female undergoes differentiation during pregnancy and starts producing milk towards the end of pregnancy by the process called lactation. This helps the mother in feeding the newborn. Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by the doctors for bringing up a healthy boy. NCERT मार्क कर लेना, NCERT के पॉइंट भी इसी में कवर हो गए होंगे। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख लो। मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट इन मेल्स बट इट इज रूडिमेंट्री फॉर्म, बिकॉज मैमल्स हैं इसलिए प्रेजेंट रहेगा, लेकिन रूडिमेंट्री रिमेनिंग, जैसे कहते हैं ना कुछ बचा हुआ है, तो रूडिमेंट अवशेषिक टाइप से वहां पे प्रेजेंट रहेगा बट फंक्शनल नहीं रहेगा। इन द फीमेल द मैमरी ग्लैंड डेवलप्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, हार्मोन से रिलेटेड सारे पॉइंट एक जगह होने चाहिए बेटे आपके इस चैप्टर से। क्या कह रहा है? इन द फीमेल द मैमरी ग्लैंड डेवलप, न ही मिल्क का फॉर्मेशन पूछा है, न ही मिल्क इजेक्शन पूछा है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मैमरी ग्लैंड। ओके, तो मैमरी ग्लैंड का फॉर्मेशन डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, रिलीज फॉर्मेशन ऑफ मिल्क प्रोलैक्टिन, रिलीज ऑफ मिल्क ऑक्सीटोसिन, अलग अलग रोल हार्मोन के हैं, तो इट शुड बी वेरी क्लियर बेटा, चारों हार्मोन का रोल है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है। तो in the female the mammary gland developed under the influence of estrogen and progesterone. The amount of adipose tissue determine the size and shape of the breast, but it has nothing to do with the ability of milk production. Direct question है। 50 to 20 lactiferous duct present in each breast, क्योंकि सभी अगर आप ऐसे मानो कि एक एक लोब को रिप्रेजेंट करती है तो भी करेक्ट। ठीक है, दैट्स वाई वो फिक्स होती है। रेंज मतलब इसी रेंज में 15 to 20 वैसे ही दिया हुआ है, तो रेंज फिक्स है। ऑन द सरफेस ऑफ एरियोला, अब किसी फीमेल में होता है ये प्रॉब्लम, किसी को ब्रेस्ट मिल्क मदर मिल्क का फॉर्मेशन हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है, किसी को बहुत कम होता है, किसी को बहुत ज्यादा होता है। दैट ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। वो हार्मोनल प्रोसेस है, वो ऐसे नहीं कि फंक्शनल स्टेज है, वो डेवलपमेंट है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू नंबर ऑफ मेमोरी लूप्स प्रेजेंट इनसाइड अ ब्रेस्ट। ओके, जो प्रेजेंट है उसकी ग्रोथ भी तो जरूरी है कि ग्रोथ कैसा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, किस तरीके का हार्मोन प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, ऑन द सरफेस ऑफ एरियोला न्यूमेरस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरस सेबेसियस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, दे आर नोन एज एरोलर ग्लैंड। कहाँ पे है ये? एरोला पे है, मतलब इनका सिक्रीशन बाहर के साइड पे होगा। मेमोरी ग्लैंड्स आर कंसिडर्ड एज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम या जब फॉर्मेशन हो रहा है, तो इन सब का जो ओरिजिन है दैट इज रिलेटेड टू स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड समझ में आ रहा है ना, जिससे स्वेट रिलीज हो रहा है, तो दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। और मेमोरी ग्लैंड भी क्या है? एक टाइप का एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो कि पहले फंक्शनल नहीं था। ठीक है, तो इसको रिलेट किया गया कि स्वेट ग्लैंड के ही मॉडिफिकेशन से मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन हुआ है, और दे हैव द कैपेसिटी, दे हैव द चेंज, दे मॉडिफाइड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इंस्टेड ऑफ स्वेट। पॉइंट को ध्यान रखना, ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है अभी। ओके, सिक्रीशन एंड इजेक्शन। सिक्रीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक्टेशन में सिर्फ ऐसा नहीं आ जाता कि फीडिंग ऑफ मिल्क इज लैक्टेशन। सिक्रीशन एंड इजेक्शन of milk from mammary gland is complete process of lactation. Milk production under the influence of prolactin hormone, milk ejection under the influence of oxytocin hormone, and mammary lobe या gland का development
आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। मेमोरी लोब एंड ग्लैंड्स डेवलपमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन लिखोगे तो भी करेक्ट है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? गुड। ह्यूमन मिल्क पुअर इन आयरन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आयरन रिच नहीं होता है ह्यूमन का मिल्क। कंटेंट आयरन कंटेंट बट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ केसीन प्रोटीन। केसीन प्रोटीन को कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करता है? इस बार तो बहुत कम क्वेश्चन आए ह्यूमन फिजियोलॉजी से। स्कैपुला वगैरह बोन्स का एक क्वेश्चन आया था, वो भी एक स्कैपुला के ऑप्शन से सॉल्व हो रहा था। विच एंजाइम डाइजेस्ट केसीन, बताओ फटाफट। ठीक है, अमाउंट ऑफ केसीन, प्रोटीन, लैक्टोज, फैट, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट एंड विटामिन, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे कहाँ पे? ह्यूमन मिल्क में। बताओ बेटा, एंजाइम का नाम बताओ। विच एंजाइम डाइजेस्ट केसीन एंड व्हाट इज द मिल्क सुगर? केसीन तो प्रोटीन है, मिल्क सुगर क्या है? मिल्क सुगर का नाम क्या है? एंड इज इट मोनो और डाई? 8-10 क्वेश्चन हो गया आज, इन सबको रिवाइज करो, इन सबके आंसर सेंड करो। लैक्टोज है मिल्क सुगर, वेरी गुड। एंड लैक्टोज इज मेड अप ऑफ, lactose is monosaccharide or disaccharide? Disaccharide. What is the composition of lactose? ना, ग्लूकोज स्क्वायर नहीं बेटा, लैक्टोज, लैक्टोज वर्ड कहाँ से आएगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, यस करेक्ट है आकाश। रिवाइज कर लिया करो टाइम टू टाइम। ठीक है, अब देखो ये फिर से हम एक लास्ट में हार्मोन जब पढ़ाएंगे तब भी बताएंगे, फीडबैक मैकेनिज्म पहले भी एंडोक्राइन सिस्टम में भी बता चुके हैं, फिर से ध्यान से सुनो। जब एक बेबी शक करता है तो उस शकिंग के टाइम में जरूरी नहीं है कि मिल्क आ रहा हो, उस शकिंग से एक पॉजिटिव फीडबैक होता है हाइपोथैलेमस में एंड देन पिट्यूटरी ग्लैंड में, और उस फीडबैक से ही प्रोलैक्टिन के फॉर्मेशन से फॉर्मेशन ऑफ मिल्क होता है। मतलब इनिशियली जब क्या होगा तो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क हो जाएगा एंड देन इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो कि हाइपोथैलेमस में फॉर्म होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। सब पढ़ा हुआ है तुम लोगों का, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ध्यान रखना। ओके, याद आ रहा है कुछ? तो ये वाली एरो को देखोगे, ये वाली एरो ये वर्क कर रही है, हाइपोथैलेमस पे वर्क किया इसने एंड इम्पैक्ट क्या किया इसने? प्रो ऑक्सीटोसिन को रिलीज कराया। ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन एंड एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन का फॉर्मेशन हुआ एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन ट्रैवल किया, वो आगे मेमोरी लोब में एक्ट करेगा और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क में रोल प्ले करेगा। आई होप हार्मोन से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं रहना चाहिए, होगा भी नहीं, तो इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। ये हो गया। ओके, तो सारे इंटरनल ऑर्गन्स एक्सटर्नल ऑर्गन्स कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ प्रोसेस देखनी है आपको कि इसका स्क्रीनशॉट लेना, तो इसको भी आंसर को शेयर करना। 4 क्वेश्चंस दिख रहे हैं यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट लो। 5 6 7 8 9, 9 तो ऑलरेडी पूछ चुके होंगे हम, 8 या 9 क्वेश्चन प्लस ये 4, इनके भी आंसर प्लस रिलेटेड पोर्शन का एमसीक्यू। पूरा चैप्टर रिवाइज करो, संडे को टेस्ट रहेगा।
अभी करंट चैप्टर पे फोकस करो, इसके पैरेलली किसी भी चैप्टर को लेने की नीड नहीं है अभी। ओके, नाउ द प्रोसेस इज oogenesis। oogenesis क्या है? oogenesis क्या है? गैमेटोजेनेसिस। ओके, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जब स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ तो उसको अपन ने बोला स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम या oocytes होगा तो उसको क्या बोलेंगे? oogenesis। तो सिंपली द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis, एंड दिस इज नॉट एज मच एज इजी लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि अपने आप में वो भी इजी नहीं था। तो आज हम oogenesis को कोशिश करेंगे कंप्लीट करने, और यहाँ तक का पोर्शन टेस्ट में आएगा आपके। Like spermatogenesis, oogenesis process also can be divided into 3 stages। अब देखो बेटा, जब सेल है, गैमेट का फॉर्मेशन है, तो थ्योरी तो वही है सिंपल, कि कोई डिप्लॉयड सेल होगी, वो ग्रो करेगी, उसके बाद वो मैचुरेशन फेज में जाएगी, एंड डिवीजन, देन उसका डिवीजन आ जाएगा, और वो मियोसिस करती है, वो मियोसिस करेगी, वो डिवाइड करेगी, फर्स्ट मियोसिस, सेकेंड मियोसिस, और एज अ रिजल्टेंट 4 सेल्स बनेगी। ये सिंपल सी फंडामेंटल थ्योरी है बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। इज इट क्लियर? याद आ गया? चाहे आप फ्लावरिंग प्लांट में देखें तो वहां पे भी आपने देखा कि पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हुआ है, उनके अंदर फिर माइटोसिस से 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ था, और एक वेजिटेटिव सेल बनी थी, और 2 जनरेटिव सेल्स बनी थी। मतलब जनरेटिव सेल्स के अंदर यू कैन से कि 2 न्यूक्लियस बने थे। तो आप देख रहे थे कि वहां पे भी डिवीजन इसी तरीके से चल रहा था, मियोसिस हुई थी, एज अ रिजल्टेंट वहां पे फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट हुआ था। तो सेम वे में आपने मेल में देखा तो वहां पे भी फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट हुआ, और कोई भी डीजनरेशन की बात नहीं की गई। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट के आप फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को देखो तो वहां पे जब टेट्राड कंडीशन आया था तो 3 डीजनरेट हो गए थे, और एक फिर ग्रो किया था, मैच्योर हुआ था एग में। याद आया कुछ? एंडोस वहां पे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक हुआ था उसके बाद। ये भी क्वेश्चन आया इस बार। 7 सेट 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चंस को तो हम बहुत इजी समझते हैं। तुम्हें भी ये सब इजी लगा होगा पेपर देखे होगे तो। एडनिन एडनिन थायमिन का कंपोजिशन पूछा था, वो भी इजी क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन इजी थे। कुछ याद आया? ठीक है, तो उसी तरीके के कुछ प्रोसेस यहाँ पे चलेगी, क्योंकि फीमेल गैमेट एक ही बनेगा तो 3 क्या हो जाएंगे? डिजेनरेट होंगे। कैसे होंगे, कब होंगे? और फीमेल रिप्रोडक्शन का सबसे ज्यादा जो एक बोलोगे कॉम्प्लिकेटेड, या कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहो ज्यादा तो भी, एक लॉन्गेस्ट फेज जो है दैट इज oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस ऐसा कुछ नहीं है। स्पर्मेटोजेनेसिस एवरी 24 आवर्स में स्पर्मेटोजेनेसिस चल रहा है, और वो एक लंबे टाइम पीरियड तक लाइफ स्पैन में होता है आफ्टर द अटेंड ऑफ प्यूबर्टी। लेकिन फीमेल के केस में बहुत ही डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चर है। ये बिफोर द बर्थ स्टार्ट हो जाता है oogenesis, एंड आफ्टर प्यूबर्टी फिर कंप्लीट होता है एक स्टेज मियोसिस का, एंड उसके बाद फिर से वो अरेस्ट होगा, एंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट oogenesis होती है। यू कैन सिंपली से कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल डिवीजन आपको कहीं दिख रहा है तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ये हम सेल डिवीजन के भी टाइम में आप लोग को बताए हुए हैं ये सारे पॉइंट। ओके, अब आप एनसीईआरटी मार्क कर लेना, हम अलग से एनसीईआरटी आपको दिखा नहीं रहे हैं। The process of formation of a mature female gamete is called oogenesis. Like spermatogenesis, oogenesis process also can be divided into 3 stages: multiplication phases, growth phases, and maturation phase। मल्टीप्लीकेशन फेज को देखते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये किसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है? पर्टिकुलर फीमेल अपनी मदर के वॉम्ब में है। ओके, मदर के यूट्रस में ये डेवलपमेंट हो रहा है। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज प्रीमोडियल जर्म सेल्स, वही स्पर्मेटोजेनेसिस में भी यूज किया था हमने टर्म, प्रीमोडियल जर्म सेल्स और गैमेट मदर सेल्स रिपीटेडली डिवाइड बाय माइटोसिस। अभी कोई मियोसिस नहीं, वो डिवाइड कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है। ठीक है, तो मदर सेल्स ही डिवाइड कर रही है मदर सेल को बनाने के लिए। तो प्रोसेस कौन सा होगा?
माइटोसिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉयड oogonia। जैसे आपका स्पर्मेटोगोनिया था, स्पर्मेटोगोनिया फिर से डिवाइड करता था और स्पर्मेटोगोनिया एक स्पर्मेटोगोनिया को बनाएगा और एक फर्दर गैमेट के फॉर्मेशन के लिए मियोसिस में चला जाएगा। याद आ रहा है? जहां पे डिफरेंसेस हैं वो हम बोलते हैं, उसको तुम लोग ध्यान से सुना करो। ओके, तो स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पे क्या है, डिप्लॉयड oogonia। oogonia किस डिवीजन से बना हुआ है? oogonia अभी सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस से बना हुआ है, दैट्स व्हाई हैप्लॉइड, डिप्लॉयडी कैसा होगा उसका? डिप्लॉयड। इन ईच फीटल ओवरी, फीटल ओवरी मतलब जो फीटस है, ठीक है, जो मदर के वॉर्म में है, उसकी ओवरी डेवलपमेंट के बाद वहां पे प्रिमोडियल सेल से या गैमेट मदर सेल से फॉर्मेशन किसका हो रहा है? oogonia का। इज इट क्लियर? नो मोर, इसके बाद कोई मोर होगा, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर द बर्थ। फीमेल के केस में फिर उनके लाइफ में oogonia का डिवीजन या oogonia का फॉर्मेशन नहीं होता है। डिवीजन मतलब oogonia से oogonia का फॉर्मेशन स्पर्मेटोगोनिया की तरह उस तरीके का नहीं होता है, न ही कोई भी एडिशनल ऐसा है कि ओवरी का कोई सेल फिर से oogonia बनाने लगेगा। तो इट इज लाइक कि नेचुरली एग को सेव करके रखना है, नंबर ऑफ एग्स फॉर्मेशन के लिए oogonia सेल बहुत कम होता है, इसलिए वो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्यूबर्टी के टाइम तक वो डिनेचर ना हो जाए, उनका लॉस ना हो जाए, तो उनको सेमी मैच्योर कंडीशन में ही अरेस्ट करके रखा जाता है। समझे बेटा? और ये oogonia या ये स्ट्रक्चर क्यों बना है? क्योंकि ओवरी एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है और उससे एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है। एस्ट्रोजन चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसलिए वो प्यूबर्टी को अचीव करने के लिए जो हार्मोन चाहिए था वो सिर्फ और सिर्फ ओवरी में रिलीज हो रहा है। ओके बेटा, क्लियर है? No more oogonia are formed and added after birth. This process completes in embryo stage of female in most higher animals. और ह्यूमंस में भी होता है। नाउ ग्रोथ फेज, नेम इंडिकेट कर रहा है ग्रोथ होगा, oogonia ग्रो करेगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ oocytes। Like spermatogenesis, in this process oogonia grow in size and form primary oocytes। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर क्या बना? प्राइमरी oocyte। द ग्रोथ फेज, और ये भी अभी बिफोर बर्थ चल रहा है बेटा। द ग्रोथ फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज इन oogenesis इन ओविपेरस एनिमल्स। आपकी बात नहीं, मतलब ह्यूमन की बात नहीं हो रही है, ओविपेरस का पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट में मिस्टेक नहीं करना। द ग्रोथ फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज इन द oogenesis इन ओविपेरस एनिमल। ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज साइज ऑफ एग इंक्रीज मेनी टाइम्स। ऑब्वियसली ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो साइज, अब देखो एग टर्म बड़ा ही कंफ्यूजिंग है फीमेल के केस में, कहाँ एग बोलेगा, कहाँ पे आपको oocyte बोलेगा, कहाँ पे आपको ओवम बोलेगा, दैट इज रिलेटेड टू वन स्ट्रक्चर और वो यूज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एग वर्ड नहीं आएगा। ठीक है। मैचुरेशन फेज, चलो मैचुरेशन फेज में चलने से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अभी आप एक कंपैरेटिव देख रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का भी डिवीजन स्पर्मेटोगोनिया से होगा और फॉर्मेशन क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड देन स्पर्मेट्री। ठीक है, फिर उनका डेवलपमेंट वो डिफरेंट बात। फिर यहाँ पे भी क्या होगा? oogenesis से oogonia, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन एंड देन सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन और उसका डेवलपमेंट प्रोसेस चलता है। एंड दिस इज अ समहाउ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, जिसमें आपको याद रखना है oogonia डिसाइड हो गई बिफोर बर्थ, oogonia में माइटोसिस हो गया और प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, प्राइमरी oocyte ध्यान रखना, ये माइटोसिस से बन रहा है। ओके, प्राइमरी oocyte माइटोसिस से बन रहा है और प्राइमरी oocyte में मियोसिस स्टार्ट हो जाती है बिफोर बर्थ। दिस इज द क्वेश्चन। मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाती है बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाएगी। और मियोसिस के स्टेज फटाफट बता दो, व्हाट इज द स्टेजेस ऑफ मियोसिस? फर्स्ट, चलो हम ही बता रहे हैं, सुन लो। प्रोफेज वन, प्रोफेज फर्स्ट,
मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। अब प्रोफेज फर्स्ट के अंदर बताओ व्हाट आर द डिफरेंट प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, एल जेड पी डी डी। एल मीन्स लेप्टोटीन, जेड मीन्स जाइगोटीन, पी मीन्स पैकाइटिन, डी मीन्स डेप्लोटीन, डी मीन्स डायाकाइनेसिस। अभी डायाकाइनेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था इस बार। तो प्राइमरी oocyte अरेस्टेड इन प्रोफेज वन, ये भी कहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन स्टेज क्या शो करता है डिप्लोटीन? चलो तुम लोग थोड़ा सा सेल डिवीजन रिवाइज कर लेना, अभी इस पे अपन बहुत ज्यादा बात नहीं करते वरना यहीं अटके रहेंगे। तो डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो गया, और ऐसी लॉन्ग डिप्लोटीन को अपन क्या कहते हैं? कुछ याद आया? किसी को याद है? लॉन्ग अरेस्टेड डिप्लोटीन इज नोन एज, ट्राई करो, कुछ तो ट्राई करो। नहीं याद आ रहा है? डिक्टियोटीन, डिक्टियोटीन दिखाया हुआ है सेल डिवीजन में। तो डिप्लोटीन में अरेस्ट हो गया ये प्राइमरी oocyte। अब इसका ये डिप्लोटीन स्टेज के आगे मतलब डायाकाइनेसिस, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, ये सब कहाँ इसके आगे कब जाएगा? ये प्यूबर्टी के टाइम। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम। समझ में आया? जैसे प्यूबर्टी अटेंड करेगा मतलब डिक्टियोटीन के मतलब डिप्लोटीन या डिक्टियोटीन इस स्टेज के आगे डिवीजन स्टार्ट हो गया, डिवीजन कंटिन्यू हो जाएगा। दैट्स व्हाई लिखा है मियोसिस कंटिन्यूज। और इसका पूरा एक चार्ट भी देखेंगे अभी। अभी समरी समझो, पूरा हम एक साथ दिखाएंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओ। तो मियोसिस कंटिन्यू हुआ, प्राइमरी oocyte से फॉर्मेशन किसका होगा? पहला मियोसिस है, हैप्लॉइड हो जाएगा, पहली बात हैप्लॉइड हो जाएगा और दो सेल बनेगी। दो सेल बनेगी तो एक के पास साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज्यादा रहना चाहिए कि वो आगे फिर ग्रो करे। दैट्स व्हाई एक सेकेंडरी oocyte बोलेंगे, प्राइमरी oocyte से दो सेकेंडरी oocyte बननी चाहिए नॉर्मली। ओके, लेकिन एक को बोलते हैं सेकेंडरी oocyte और दूसरी सेकेंडरी oocyte को कहते हैं पोलर बॉडी, जो डिजेनरेट हो जाएगी। नेचर क्या हो गया? हैप्लॉइड। अगेन इसका डिवीजन, पोलर बॉडी बनी, फिर से ये प्रोफेज में जाएगी, फिर से ये मेटाफेज में जाएगी। कौन सी प्रोफेज? प्रोफेज टू। प्रोफेज टू फिर से सारा प्रोसेस होगा, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन एंड आपका डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, और उसके बाद मेटाफेज टू में आएगा। मेटाफेज टू में आके ये फिर से अरेस्ट हो गया। व्हाई? बिकॉज इसका सेंट्रियोल डिजेनरेट हो गया। सेंट्रियोल डिजेनरेट हो गया, सेंट्रियोल रिमूव हो गया। यहाँ पे सेंट्रियोल पोलर बॉडी के साथ समाओ कहा जाता है कि ऐसा माना जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ पोलर बॉडी जो है उसमें सेंट्रियोल रोल प्ले कर देता है, और सेंट्रियोल यहाँ से डिसअपियर हो जाता है सेकेंडरी oocyte के पास। सेंट्रियोल नहीं है। और दिस इज द थंब रूल कि एनिमल सेल डिवाइड नहीं कर सकती है विदाउट सेंट्रियोल। पढ़ा हुआ है ना? कांट डिवाइड विदाउट सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल कहाँ से आएगा बताओ तो जरा, पढ़ाया हुआ है। सेंट्रियोल कहाँ से आएगा? तो मतलब मेटाफेज टू में जो अरेस्ट है सेकेंडरी oocyte, इसी फॉर्म में ये ओवुलेशन करेगा, रिलीज हो जाएगा। नाउ इसको डिवीजन तो कंप्लीट करना है। अभी मेटाफेज में अरेंज्ड होना है, उसी अरेंजमेंट में फिर स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा, एनाफेज आ गया, एनाफेज के बाद टेलोफेज होगा। तो फॉर्मेशन कंप्लीट वो कहाँ पे होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, बताया हुआ है। ओके, वेरी गुड। स्पर्म स्पर्म कंट्रीब्यूट करेगा सेंट्रियोल को, यस करेक्ट। अब स्पर्म के पास दो सेंट्रियोल बताए थे मैंने, एक प्रॉक्सिमल एक डिस्टल। प्रॉक्सिमल और डिस्टल क्या रोल है? कौन सा यहाँ कंट्रीब्यूट होगा, पी या डी? हाँ तुम्हारा करेक्ट है, बाकी को देखें, बाकी बताओ। वैसे तुम लोग को क्या कुछ समझ में नहीं आता क्या जब पढ़ाते तो? जब दो ऑप्शन हम सामने ही दिए तो फिर फटाफट याद आना चाहिए ना। स्पर्म में फ्लैजिला बन रहा है, एक सेंट्रियोल कंट्रीब्यूट कर गया था फ्लैजिला के फॉर्मेशन में, डी को आगे ऐसे खींच दो और फ्लैजिला बना दो, और पी को कंट्रीब्यूट करा दो। पी टूवर्ड्स द हेड है, डी टूवर्ड्स द टेल है, नेक है, नेक में मतलब इधर टेल की तरफ जाएगा तभी उससे फ्लैजिला बनेगा।
सब याद रहना चाहिए, कोई बार बार पढ़ने वाली चीज थोड़ी ना है। आगे कैसे बढ़ोगे अगर रिपीट पे ही लगे रहोगे। तो समझ में आया। तो स्पर्म के एंट्री से ही इसकी मियोसिस कंप्लीट होगी, कंप्लीट मियोसिस, और देन फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ एग होगा, और अगेन उससे, क्योंकि यहाँ पे 2 सेल अभी बननी बाकी है, मतलब 2 सेल बने की मियोसिस भी हुआ, तो एक तो फ्यूज कर गया, ठीक है, एक तो फ्यूज कर गया, तो ये तो हो गया आपका फर्टिलाइज एग, और एक फिर से पोलर बॉडी का जनरेशन हो जाता है। अगर इतनी समरी समझ में आई है तभी इसका डिटेल समझ पाओगे। तो ईमानदारी से बता दो किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आ रहा है, किसको पुरानी चीजें नहीं रिकॉल हुई तो वो वहीं घबरा गए। सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि क्लियर है मैम, सच में क्लियर होना चाहिए। आकाश, एलम, क्या चीज नहीं समझ में आ रही है वो तो पूछो। आयुष, फरिहा, इकरा, ईशा, कश्मीरा, केतकी, मुसैब, निनाद, सांच, श्रुति, क्या नहीं समझ में आ रहा है बताओ मुझे। तब हम तो आगे बढ़ जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा उससे। जब समझ में ही नहीं आया तो पढ़ाने का क्या मतलब रहेगा बेटा। श्वेत, सुयश, यश, तीसरा ब्राह्मणी, रिप्लाई आना चाहिए सबका। ये पार्ट क्लियर है। लास्ट स्टेप में पोलर बॉडी ऐसे कि एक मियोसिस हुई थी, एक मियोसिस से 2 सेल, दूसरी मियोसिस के रिजल्टेंट फिर से 2 सेल बनेंगी, तो एक तो गैमेट बना रहा है, एक फीमेल गैमेट जो फ्यूज होगा, एक रह गया पोलर बॉडी। मैम वो प्रॉक्सिमल वाला कंट्रीब्यूट करेगा, वो पॉइंट प्लीज एक बार फिर बताओ। वो बेटा फर्टिलाइजेशन में आएगा। अभी भी समरी में आप ये याद रखो कि जो फीमेल का oocyte का फॉर्मेशन है दैट इज अरेस्टेड इन मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में यहाँ पे अरेस्ट हो गया कब, प्यूबर्टी के बाद, जो उसने पहली मियोसिस को कंप्लीट की प्यूबर्टी के बाद, उसमें फिर मियोसिस 2 में जाएगा। यही तो सीक्वेंस होता है। M1 एंड देन इंटरकाइनेसिस आता है, देन उसके बाद M2 आ जाता है। ग्रोथ फेज डुप्लीकेशन नहीं होगा, यहाँ पे एस फेज एब्सेंट होता है। ऐसा इंटरफेज जिसमें एस फेज नहीं होता उसको इंटरकाइनेसिस कहते हैं। देन M2 में आ गया, M2 में मतलब मियोसिस 2 में आ गया, M2 में फिर से अरेस्ट हो गया, प्रोफेज 2 कंप्लीट कर लिया और मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो गया। इसका रीजन ये है, प्रोफेज में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह सब डिलीट होगी, लास्ट प्रोफेज स्टेज और प्राइमरी मेटाफेज स्टेज ट्रांजिशनल होती है, तो वहां पे फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एपरेटस चलना है। तो स्पिंडल एपरेटस कैसे फॉर्म होगा, जब उसके पास सेंट्रियोल नहीं है, एस्टर रेस, ये सब याद आना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ सेंट्रियोल नहीं है, तो अरेस्ट हो गया कहाँ, मेटाफेज 2 में। मेटाफेज 2 के अरेस्ट से कब निकलेगा, जब इसको सेंट्रियोल मिलेगा, तो वो सेंट्रियोल कौन आएगा देने, स्पर्म आएगा, क्योंकि ये तो सेल बन चुकी है, इसके पास सेंट्रियोल नहीं है तो नहीं, ठीक। और ये अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये ऐसे ही डिजेनरेट हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो पहले मियोसिस कंप्लीट होती है, ये मियोसिस 2 जो चल रही है, मियोसिस 2 चल रही है, ये कंप्लीट होगी एंड देन फर्टिलाइजेशन। अभी समझ में आया बेटा। एंड फर्टिलाइजेशन से फर्टिलाइज एग बन जाएगा, वो देखते हैं वो सारा प्रोसेस अभी। वेरी गुड, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। इसलिए हम थ्योरी से पहले इमेज में आएंगे, समझो उस चीज को। बाँचने से क्या होगा, कथा बाँचते ही रहते हैं हम तो रोज। Maturation phase, it is the longest phase in human. Growth phase is not longest in human because we are not oviparous. कोई गलती नहीं होनी चाहिए मेरे बोलने के बाद, ध्यान से सुनो। We are vivipary and the longest phase in human is the maturation phase. In contrast to male, the initial steps is egg. देखो हर जगह खुद ही कंपेयर किया हुआ है। Initial steps in egg production occur prior to birth. ठीक है, बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो गया, प्राइमरी oocyte के मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो गई और वो प्रोफेज में अरेस्ट होगी, तो बिफोर बर्थ ही हुआ था। बाय द टाइम द फीटस इज 25 वीक्स ओल्ड, फीटल एज है गेस्टेशन पीरियड के 25 वीक, वो भी पूरा पढ़ना है आपको सबसे लास्ट में, 9th मंथ का गेस्टेशन पीरियड भी पढ़ना है आपको। तो 25 वीक ओल्ड जब बेबी है मदर वॉर्म में, उस टाइम में ये प्रोसेस हो रही है, कौन सी, ऑल द oogonia that she will ever produce, ऑब्वियसली ओवरी होगी, फीमेल बेबी होगा वो,
तो जो भी उसके ओवरी में डेवलपमेंट चल रहा है, oogonia that she will ever produce are already formed by the mitosis. तभी वहां पे स्टेटमेंट लिखा था कि oogonia आफ्टर बर्थ ना ही मल्टीप्लाई होगी ना ही एडेड होगी, न्यू oogonia फॉर्म नहीं होगा. These diploid cells develop into primary oocytes. Primary oocyte की ploidy 2n. Okay. Begins the first step of the first meiotic division. अब आ रहा है meiosis. Proceed up to diplotin prophase 1 and then stop any further development. रुक गया यहाँ पे. The oocytes grows much larger and completes the meiosis 1, forming a large secondary oocyte and a small polar body that receives very little amount of cytoplasm. ठीक है, क्योंकि सारा न्यूट्रिटिव कहाँ गया इसके पास, तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट किसके पास हाई है, सेकेंडरी oocyte के पास, बट वन फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम. ओके, हैप्लॉइड हैप्लॉइड हो चुका है, तो एक फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम सेकेंडरी oocyte के पास आ गया और एक फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम कहाँ चला गया, पोलर बॉडी के साथ. फर्स्ट पोलर बॉडी may undergo degeneration due to lack of cytoplasm or may divide. पॉसिबिलिटी है, दिस इज अंडर रिसर्च, अभी भी चलता है कि ये क्यों फॉर्म होता है, क्या होता है डिजेनरेट होके, इसके बहुत सारे रोल को स्टिल स्टडी किया जा रहा है. Whereas the secondary oocyte, अब secondary oocyte आगे का फ्यूचर है इसका, ठीक है, करियर बनाना है इसको. Proceeds as far as the metaphase stage of meiosis 2. फिर से इसने आगे बढ़ा और फिर से इसके लाइफ में हर्डल आया, फिर से इसको रोक दिया गया meiosis 2 में. कहाँ पे, मेटाफेज में, तो मतलब मेटाफेज 2 में रुका है. However, it then stops advancing any further. It awaits the, अब ये important line है, it awaits the arrival of spermatozoa और sperm, एक ही बात है, for completion of second meiotic division. Okay. Entry of the sperm restart the cell cycle, breaking down MPF. इसको क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, एंड टर्निंग ऑन द APC, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स. पूरे उस स्ट्रक्चर, वो जो यूनिट वहां पे जो फॉर्मेशन होता है, इसको आप लोग पढ़ोगे डिटेल में आगे जब जाओगे, तो इसको बोलते हैं कि मेटाफेज को प्रमोट करो. मेटाफेज जो अरेस्टेड है उसको, मेटाफेज को प्रमोट करो और उसको टर्न कर देंगे कि एनाफेज में वो आगे चला जाए. इज इट क्लियर? ब्रेकिंग डाउन द MPF, ब्रेक डाउन करें मतलब मेटाफेज में तो ऑलरेडी ब्रेक है ही वो, तो मेटाफेज को कंप्लीट करो और एनाफेज में आगे मूव कर जाओ. Completion of meiosis 2 converts the secondary oocyte into a fertilized egg. अब ये क्यों लिख दिया fertilized egg? क्योंकि बेटा अभी हम आपको जब पढ़ाएंगे तो आप जब ओवुलेशन, फॉलिकल साइकिल, ये सब कहाँ हो रहा है, ओवरी के अंदर. ओवरी के अंदर क्या है, फॉलिकल सेल्स हैं, उन्हीं फॉलिकल सेल में ये फॉर्मेशन हुआ है, ओवुलेशन हुआ, रिलीज हो गया. तो रिलीज तो हुआ था ये पूरा एक स्ट्रक्चर में सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में, फिर स्पर्म एंट्री कर गया, तो स्पर्म का सेंट्रियोल गया, तो इसकी मियोसिस पहले तो कंप्लीट हुई, फिर मियोसिस के रिजल्टेंट इसने 2 न्यूक्लियस बना लिए, एक हो गया पोलर, चलो इसको डिजेनरेट करते हैं, एक ये हो गया, तो ये दोनों फ्यूज कर गए, तो ये तो इसके अंदर ही हो रहा है, तो इसको अपन ने क्या कह दिया, फर्टिलाइज एग. तो चाहे आप कह लो कि मियोसिस हो गई कंप्लीट, या आप कह लो मियोसिस कंप्लीट हो गई तो देन फ्यूजन हो गया. तो कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, यहाँ पे 2 प्रोसेस होगा जिसको आप पढ़ोगे फर्टिलाइजेशन इवेंट में. Completion of meiosis 2 and तुरंत ही वहां पे इनिशिएट क्या हो जाएगा, सिनगैमी. सिनगैमी इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमी. ओके, नहीं समझ में आया तो अभी इसको बर्डन नहीं लेना है, दैट इज द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. अभी हम क्या देख रहे हैं, oogenesis देख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट. वहां तक की कहानी समझ में आई, ठीक है. अब ऑब्वियसली ये क्या है, फीमेल है, तो 44 क्रोमोसोम मतलब 22 वाला हो गया, एंड x प्लस एक्स आपका क्या हो गया, 23rd पेयर हो गया. तो कोई भी चीज कहीं इलेबोरेट की है तो उसको देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी. समझ में आया ये हमने क्या किया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये समझ में आ रहा है आपको, 44 प्लस एक्स, ये XX कौन से क्रोमोसोम है और ये 44 कौन से क्रोमोसोम है.
44 बताओ बेटा, सब पढ़ा हुआ है। ऑटोसोम है, ऑटोसोम्स है, एंड देन एक क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। वही तो लिखा है बेटा। टोटल कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं ना। फीमेल में ही तो ओवरी होगी बेटा, तो उसी को कर दिया इतने, ऑटोसोम प्लस एक्स प्लस एक्स। कहाँ दिक्कत आ गई तुम लोग को? अभी क्लियर है? enlarges to form primary oocyte at the birth, ठीक है। आफ्टर प्यूबर्टी आगे की प्रोसेस चल रही है, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीटेड एंड फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स, दैट इज सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, 22 क्रोमोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम, 22 क्रोमोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम, मतलब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो गए। 10, अभी मियोसिस तो कंप्लीट नहीं हुई है, अब इक्वेशनल डिवीजन होगा। इक्वेशनल डिवीजन इज मियोसिस 2, सेकंड मियोटिक डिवीजन में गया है। आफ्टर स्पर्म एंट्री ये डिवीजन कंप्लीट होगा एंड ओवम ऊटेड बन रहा है एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा, और ये वहीं पे फिर फ्यूज कर जाएगा, सिंगैमी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी स्पर्म तो एंट्री कर चुका है। स्पर्म का न्यूक्लियस उस साइड के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, यहाँ पे आ चुका है। ओके बच्चा, क्लियर है? ओके, तो पैरेलली आप देखो, अभी जो एक पोर्शन मैंने बोला था, दोनों में से मैं कोई कर लूंगी, या तो फॉलिकल डेवलपमेंट ले लें या oogenesis ले लें। ठीक है, ये सारी प्रोसेस इस फॉलिकल के अंदर हो रही है, सेकेंडरी oocyte ऐसे बाहर नहीं है। बिफोर द ओवुलेशन, बिफोर द ओवुलेशन सेकेंडरी oocyte का एक कमरा है, एक रूम मिला हुआ है उसको ओवरी के अंदर, उसमें ये डिवीजन चल रहा है। तो वो प्रोसेस क्या आता है, वो होता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट, वो आप अलग से पढ़ेंगे अपन। ओके, और इसके अंदर जो डेवलपमेंट चल रहा है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, उसको बोलते हैं oogenesis। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? oogenesis is takes place inside a follicle which is present in ovary, and before ovulation all the process is under that compartment. ओके, चलो अब इसके स्क्रीनशॉट लो और ये आपको बना के रखना है। ये सीक्वेंस में है, देख लो। अब डिटेल वाला दे रही हूं मैं, ये सीक्वेंस में 1 2 एंड 3, ये पूरा चार्ट सीक्वेंस में जाएगा। सारे एमसीक्यूज इससे सॉल्व हो जाएंगे oogenesis से रिलेटेड। 1 2 एंड 3, जस्ट टेक स्क्रीनशॉट और इसको एक बड़े से चार्ट पेपर पे बना लो। बड़े से मतलब A4 साइज का, छोटा छोटा लिख के बना लेना, इतना भी नहीं कि उसको रखने के लिए फिर लॉकर लेना पड़े, ऐसा नहीं बनाना है। फॉलिकल में ऊगोनिया डेवलप होते हैं, प्रिमोडियल सेल से फॉलिकल्स बनते हैं, कह सकते हो तो। चलो अभी इसको स्टार्ट करें। पहला फर्स्ट, ठीक है, प्रिमोडियल जर्म सेल्स, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मदर सेल। ठीक है, फीमेल मदर सेल बोल सकते हैं हम इनको। पीजीसी लिखा रहा है, प्लॉइडी लिखा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। 44 ऑटोसोम एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम, एक्स और एक्स, दैट्स व्हाई इट इज फीमेल। छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन अपने नंबर को बढ़ा रहा है, तो प्रिमोडियल सेल कन्वर्टेड इनटू oogonia। ओके, माइटोटिक डिवीजन है तो प्लॉइडी क्या है, 2n, 44 प्लस XX, 25th वीक ऑफ IUL, मतलब इंट्रा यूट्राइन जो डेवलपमेंट हो रहा है, अंदर फीटस डेवलपमेंट हो रहा है, उसी टाइम है। ओके, 25th वीक में। एंड नंबर कितना है इनका, 7 मिलियन है। 7 मिलियन के साथ ये स्टार्ट हो रहा है, और एक फीमेल अपने लाइफ में अप्रोक्सीमेटली बस 400 एग को रिलीज कर पाती है, करती है।
ओके, तो मल्टीप्लीकेशन फेज, एम्ब्रियोनिक लाइफ, यहां से यहां तक आप लिख लो। उसके बाद ग्रोथ फेज, अगेन दैट इज अंडर द एम्ब्रियोनिक कंडीशन, एम्ब्रियोनिक लाइफ है, ग्रोथ हो रहा है, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो गया, कहां से, oogonia डेवलप हो गई, प्राइमरी oocyte में कोई डिवीजन अभी नहीं है, सिंपली ग्रो कर गई है, ठीक है। oogonia जैसे स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करके एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रहा था ना, उसी तरीके से oogonia डेवलप्ड हो गई है यहाँ पे, किसी उसको माइटोसिस की नीड नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ oogonia फिक्स है। तो प्राइमरी oocyte 2n क्योंकि डिवीजन नहीं हुआ है, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड 44 प्लस XX, मियोसिस, फर्स्ट मियोसिस हो रही है, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन। ओके, तो यहाँ से फेज कौन सा, मैचुरेशन, ध्यान देना ये इधर लिखा है। स्टार्ट मियोसिस फर्स्ट बट अरेस्टेड इन प्रोफेज दैट इज डिप्लोटीन, और इतनी लॉन्गेस्ट डिप्लोटीन को बोलते हैं डिक्टियोटीन। तो आपसे डिप्लोटीन नहीं पूछेगा, वो पूछेगा डिक्टियोटीन, जो मेंशन नहीं होता है बुक में। मैचुरेशन फेज में फिर आगे क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट से प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 होना चाहिए इन प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स एंड अर्ली टर्सरी फॉलिकल्स। ये सारा ही फॉर्मेशन आपका अभी कहाँ चल रहा है, अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ से लेके कहाँ तक, रिप्रोडक्टिव लाइफ तक ये प्रोसेस चल रही है। अब ये फॉलिकल वाला भी कंफ्यूज कर जाओगे तो जस्ट लिख के रखो, इस पे अलग से बात करेंगे, अलग लेक्चर जाएगा। Then maturation of follicle during the menstruation cycle, तो obviously meiosis first complete हो चुकी होगी, meiosis 2 में जा रहा होगा, अब ovulation होगा, complete of first meiotic division, parallelly क्या हुआ, meiosis first complete हुआ, unequal cytokinesis because the formation of polar body and secondary oocyte। तो जिसके पास साइटोप्लाज्म कम है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसे कंप्लीट होगी, दैट्स व्हाई वो इट अंडरगोस डिजेनरेट, खत्म हो जाएगा। जिसके पास साइटोप्लाज्म ज्यादा है वो अब आगे बढ़ेगा, मतलब मियोसिस 2 की तरफ जाना है, क्लियर। सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन, हैप्लॉइड हो चुका है, ये भी हैप्लॉइड है, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्रोमोसोमल, क्योंकि डिवाइड हो चुका है, क्रोमोसोम हाफ हाफ हो चुका है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ है, क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से नहीं स्प्लिट होता है एनाफेज 2 में बेटा, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, आप लोग याद नहीं रखते हो। स्टार्ट मियोसिस 2 बट अरेस्टेड इन मेटाफेज, okay। 2 secondary oocyte metaphase in mature graphian follicle, graphian follicle में mature हो रहा है, rupture of mature graphian follicle that the process is ovulation, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। release secondary oocyte, ovulate करना, ठीक है। मेटाफेज 2 में ही अरेस्ट है, from ovary the process is ovulation, ओके। अब वाया सिलोमिक कैविटी याद करो, ओवरी के बाहर सिलोमिक कैविटी और वहां पे फैलोपियन ट्यूब की फिम्ब्रिया, एक जो स्ट्रक्चर्स निकली हुई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, वो इसको सिलोमिक कैविटी से कैच करेगा, ओके। सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 इन फैलोपियन ट्यूब, इन फर्टिलाइजेशन, अब आगे जा रहा है, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन इज करेक्ट बट सिनगैमी नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म का एंट्री करना, ओके। तो इफ फर्टिलाइजेशन, अब 2 फेज है ना, हर बार तो ऐसा है नहीं कि फर्टिलाइजेशन होगा, तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये पाथ जाएगा, नहीं हुआ देन आफ्टर 2 days सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 में ही डिजेनरेट हो जाएगी, बेचारे का मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगा विदाउट कंप्लीटिंग द मियोसिस 2। तो पूरी लाइफ में कितने सारे एग, मतलब फर्टिलाइज, देखो अब फीमेल फर्टिलाइजेशन कितना कितना, अगर देखो, अगर आप इसको प्रेगनेंसी से रिलेट करते हो, देखो हर फर्टिलाइज एक प्रेगनेंसी कंसीव करने में चला जाए, ये भी नहीं कह सकते, तो हो सकता है नंबर ऑफ फर्टिलाइजेशन ज्यादा हो, लेकिन फिर भी आप रिजल्टेंट यही देखते हो कि पर्टिकुलर फीमेल को कितने बेबी है, यही देख रहे हो आप उसका रिजल्टेंट। तो मोस्ट ऑफ द, ऑब्वियसली बिना डाउट के आपको पता है कि सभी सेकेंडरी oocytes जो हैं वो डिवीजन भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और डिजेनरेट हो जाएंगे। तो ये लाइफ वायबिलिटी पूछा जाता है कि 2 days या 48 hours, ओके। और ये फैक्ट भी आप पढ़ोगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, कॉन्ट्रासेप्टिव्स जब पढ़ोगे कि प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट करना है, तो उसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 48 hours।
अगर चलो अब आगे देखते हैं, फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या कहानी है। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ड्यू टू पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म ब्रेकिंग, अभी पूरी एक मैकेनिज्म है बेटा, पढ़ना है आपको, लेकिन यहाँ पे आप इसको कंप्लीट तो कर लो। ब्रेकिंग डाउन ऑफ एमपीएफ मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर एंड सिंथेसिस ऑफ एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्सेस, जो कॉम्प्लेक्सेस चाहिए, जो एंजाइम्स, जो एसोसिएशन चाहिए, वो सब वहां पे फॉर्मेशन होगा। एंड अगेन मियोसिस, कैरियोकाइनेसिस के बाद अनइक्वल साइटोसिस साइटोकाइनेसिस में जाएगा और सेकंड पोलर बॉडी बनेगा और ओवम बनेगा। ओके, हो गई अब ये डिटेल समरी। आई होप कि आपको सबको समझ में आ गई होगी। और इस केस में अब आगे होगा सिनगैमी। तो कभी कभी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इज एंटर ऑफ स्पर्म, उसके बाद है मियोसिस 2 का मेटाफेज से रिलीज होना एग का, मियोसिस 2 चलेगा एग का, देन कहीं सिनगैमी आती है। तो एक सीक्वेंस आपको यहाँ पे समझना है। इज इट क्लियर बच्चा? क्या लिखा है यहाँ पे देख सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन oogenesis एंड spermatogenesis आर whereas one primary spermatocytes give rise to 4 spermatozoa, one primary oocyte forms only one ovum या oocyte। करेक्ट है, ये तो हम समझ रहे हैं, हमारी मैम तो ये बेसिक लॉ बताती आती है, बार बार बताती है। क्लियर? पार्थेनोकार्पिक में भी ये बात हुई है, पार्थेनोजेनेसिस में भी ये सब बातें हुई है। क्यों फीमेल ओवम में साइटोप्लाज्म ज्यादा है, क्यों वो फर्दर ग्रो कर सकता है। अच्छा, एक रीजन मैंने बताया था ना कि ह्यूमन में पार्थेनोजेनेसिस क्यों नहीं हो सकती है, जस्ट बिकॉज सेंट्रियोल नहीं है, उसका खुद का डिवीजन नहीं कंप्लीट हुआ है, वो आगे क्या जनरेट करेगा मैं। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिकी मतलब आपको कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। When the primary spermatocytes divides, its cytoplasm is equally distributed between the two secondary spermatocytes. वहां पे 2 में होंगे और वो भी आगे फिर डिवाइड करेंगे। However, when the primary oocyte divides, almost all its cytoplasm goes to the daughter cell, which forms secondary oocyte. The other daughter cells form the first polar body, receives half the chromosome. ये important points है, ठीक है। एन में वो कन्वर्ट हो गया, हैप्लॉइड हो चुका है, क्रोमोसोम्स ऑफ द प्राइमरी oocyte बट ऑलमोस्ट नो साइटोप्लाज्म, निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, दैट्स व्हाई वो डिजेनरेट करता है। आई होप क्लियर है। ये खत्म हो गया आपका oogenesis। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स और रहेंगे रिलेटेड, वैसे तो मैंने सब कवर कर दिया है, इसी को समराइज करके कुछ बुलेट वाले पॉइंट्स, जैसे अभी मैं मेरी ग्लैंड का लिखा था वैसा कुछ पॉइंट रहेगा तो हम कलर दे देंगे, अदरवाइज सब कवर है। समझ में आया या चार्ट एक बार और रिवाइज कर दें? इज इट क्लियर? आज सेंटर तो आना नहीं है, कोई ऑफलाइन क्लासेस आज नहीं है, कल हो सकता है बायो रहेगा तो आ जाना, कल ले लेंगे, सैटरडे ऑफ कर देंगे ताकि आप टेस्ट की प्रिपरेशन कर लेना। ओवुलेशन पीरियड, ओवुलेशन तो M2 में है ना बेटा, ओवुलेशन M2 कंप्लीट हो जाएगा, M2 के मेटाफेज में पहुंच जाएगी। ये देखो यहाँ है, ये ऑलरेडी मेटाफेज में। और कुछ अभी ओवुलेशन पढ़ना है, फॉलिकल डेवलपमेंट पढ़ना है। मैंने एक इमेज दिखाई ना बेटा, ये देखो, ये इमेज बहुत अच्छे से देखो, इस इमेज में देखो, ये वाली प्रोसेस मैंने आज कवर कराई और ये प्रोसेस इस प्रोसेस के अंदर ही चल रही है। ये सारा स्ट्रक्चर ये है, ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस आपका बाकी है, मतलब उसके कमरे का डेवलपमेंट, कमरे में चेंजेस, वो आपका बाकी है। कमरे के अंदर क्या हो रहा है वो आपने पढ़ लिया, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। कमरे का दरवाजा खुलना मतलब ओवुलेशन होना, कमरे की दीवार तोड़ना मतलब ओवुलेशन होना। इट मीन्स कि इट इज रिलेटेड टू फॉलिकुलर डेवलपमेंट। तो अभी हम बताएंगे। ओवुलेशन नहीं समझा क्योंकि हमने समझाया ही नहीं है, ठीक है बच्चा, एकदम परेशान मत हो। हाँ, फॉलिकल में ओगोनिया डेवलप होते हैं, प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन होता है, करेक्ट है। और कोई क्वेश्चन? बाकी सबको क्लियर? एलम बेटा क्लियर? आशना, फरेहा, इकरा, इकरा क्लियर है? फरेहा क्लियर है? ईशा, ईशा तुम्हारा कोर्स कंप्लीट चल रहा है?
कश्मीरा, तुम रत्नागिरी वापस आ गई? कोर्स कंप्लीट है? तुम लोग जरा कल अगर ऑफलाइन क्लास रहता सब सेंटर आओ, सेंटर पे आओ तुम। यस, क्लियर है, कंप्लीट है। एमसीक्यूज लगाओ, फिर एमसीक्यूज सॉल्व करो, यहाँ तक टेस्ट में आएगा। फॉलिकुलर डेवलपमेंट की चीजें नहीं आएंगी, जो रिलेटेड कहीं मैंने नाम लिया होगा तो वो आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके गुड, चलो कंप्लीट करो, कुछ डाउट रहेगा तो पूछना। कल ऑफलाइन क्लास ले लेंगे, वहां पे पूछ लेना। आई विल ट्राई कि मैं ले लूँ ऑफलाइन क्लास कर, देखते हैं हम क्या प्लान है वहाँ पे। चलो बाय बेटा, गुड डे, बाय।